वाले में ISSS जो सॉइल साइंस की बुक है वहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के पूछे गए थे आपसे, ठीक। तो वो पेपर आप कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े डीप थे। पर 2021 वाले की बात करेंगे तो ये पेपर आपका ज़्यादा डीप मतलब नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल होना चाहिए, एकदम नॉर्मल पेपर था, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल था तो आप सुंडा काटन उठाओ और आपका काम चल जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा उससे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, मतलब जनरल एग्रीकल्चर में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सॉइल को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं और थोड़ा लेवल भी बन सकता है, ठीक है। तो चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे थोड़ा आसान है आपके लिए। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन इन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट टू एडवांस स्टेज। कह रहे कि भाई सॉइल इरोजन की आपको अलग अलग स्टेज दी हमने और आप इसको अरेंज करो कि भाई सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी और उसके बाद कौन सी आएगी। तो भाई अगर हम वाटर इरोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेनफॉल के साथ, बारिश के साथ। रेनफॉल, भाई जब बारिश होती है तो ठीक है, पानी की बूंद कितनी, बहुत छोटी सी ड्रॉप होती है, पर वो छोटी सी ड्रॉप इतनी ऊपर से नीचे गिर रही है जिस वजह से वो अपने वजन का 14 टाइम्स तक फोर्स लगाती है सॉइल के ऊपर, ठीक है। 14 टाइम्स तक फोर्स लगाएगी जब ये सॉइल पे स्ट्राइक करेगी, सॉइल पे गिरेगी, ठीक है। अब यहीं पे होगा क्या, स्प्लैश होगा। स्प्लैश मतलब क्या, आप पानी में स्विमिंग पूल में कूद गए तो क्या होता है, पानी स्प्लैश करता है, दैट इज स्प्लैश इरोजन। तो यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल क्या होंगे, स्प्लैश हो जाएंगे। कई बार 2 मीटर तक दूर जाके सॉइल के पार्टिकल गिर जाते हैं, ठीक है। और साथ में जो सॉइल के पार्टिकल बेचारे यहाँ पे टाइटली बाइंड थे, अब वो धीरे धीरे लूज होते जा रहे हैं क्योंकि बार बार रेनड्रॉप ऊपर से पड़ती जा रही है, ठीक। तो इस पहले वाले को हम बोलते हैं क्या, स्प्लैश इरोजन, दैट इज स्प्लैश इरोजन। सेकंड नंबर पे देखो क्या हो रहा है। अब सेकंड इरोजन जो है सबसे खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इसको डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ऊपर की लेयर अब लगातार रेन ड्रॉप की वजह से क्या होती जा रही है, रेन ड्रॉप की वजह से ढीली पड़ती जा रही है। ऊपर की लेयर ढीली पड़ रही है तो ऊपर की जो सॉइल है वो धीरे धीरे पानी के साथ निकलने लगेगा, ठीक है। तो ऊपर की पूरी सीट रिमूव हो गई, इसलिए इसको हम सीट इरोजन कहते हैं। अब भाई ऊपर सारे न्यूट्रिएंट वगैरह भी आप जो देते हो, फर्टिलाइजर वगैरह सब आप ऊपर देते हो, तो ऊपर की लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्लांट के लिए, जो रिमूव होती जा रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, डेथ ऑफ फार्मर। और ये इतना स्लो होता है कि भाई किसान को पता ही नहीं चलता कि उसके फील्ड में ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो सेकंड है आपका सीट इरोजन। चलो इसके अलावा मैं थर्ड और फोर्थ आप पे छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, कि ये आपका थर्ड पे आता है रिल और फोर्थ पे आता है गली। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका सीक्वेंस। तो भाई आ गया पहले स्प्लैश, सेकंड पे आ गया आपका सीट इरोजन, थर्ड आ गया रिल और फोर्थ आ गया आपका गली इरोजन। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन गया आपका, DBCA। तो DBCA है आपका क्या, बी ऑप्शन। तो अगर बी ऑप्शन किया तो बिल्कुल यहाँ पे सही आपका आंसर था, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जाम में, जो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जिन्होंने मतलब कई बार एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनको पता है कि ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। पर जो थोड़ा सा नया देख रहे हैं उनको मैं बताऊँ कि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का। देखो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का काम है, एक का नाम है जेनी। अभी जेनी को मैं डिस्कस करूंगा नहीं क्योंकि जेनी से इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। इन्होंने एक फेमस इक्वेशन दी है जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई जो सॉइल बनेगा वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, रिलीफ या टोपोग्राफी, या फिर आप बोल दो वहाँ पे स्लोप कितना है उसके ऊपर, और पेरेंट मटीरियल एंड टाइम के ऊपर। इन 5 चीज़ों पे डिपेंड करेगा सॉइल का बनना, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है जोफे से, और जोफे ने ही क्या काम किया है, जोफे ने क्या किया, ये जो 5 फैक्टर हैं इनको एक्टिव फैक्टर्स और पैसिव फैक्टर में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ठीक है। इसमें डिवाइड कर दिया इन्होंने कहा कि जो थोड़े से ऐसे फैक्टर हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सॉइल के बनने के लिए, उनको हम बोलेंगे क्या, कि एक्टिव हैं। जो थोड़े से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल के बनने का सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो पैसिव फैक्टर हैं। तो एक्टिव के अंदर इन्होंने रखा क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म को, और कई बार हम ऑर्गेनिज्म को बायोस्फीयर भी कह देते हैं, ठीक है। और सोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका बचा हुआ आ गया रिलीफ, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम आ गया। तो भाई एक्टिव में आपके 2 आते हैं, कौन से, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, या फिर आप चाहो तो उसको बायोस्फीयर भी कह सकते हो। और ये तीनों किस में आएंगे, पैसिव फैक्टर में आएंगे। कुछ जगह टाइम को भी क्या बोलते हैं, टाइम को न्यूट्रल फैक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। बट आपका जो जोफे की बात करें, जोफे ने जो एक्टिव और पैसिव को डिवाइड किया था, एक्टिव में क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, बाकी सारे बचे 3 ये किस में आएंगे, पैसिव के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब देखो पूछे डायग्नोस्टिक सब सरफेस होराइजन, ये भी देखो क्वेश्चन आसान है आपका, अगर आपने सॉइल थोड़ा भी ठीक से पढ़ा है तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है कि जो हम बोल दें कि भाई थोड़ा सा डीप पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे अभी तक।
तो भाई डायग्नोस्टिक होराइजन क्या होता है? ठीक है, देखो मैं अभी आपको थोड़ा सा बस बेस बता रहा हूँ कुछ कुछ जगह पे। अब देखो काफ़ी सालों तक प्रोसेस चलता है, उसके बाद जाके कोई सॉइल की होराइजन बनती है। ठीक है, लाखों मतलब हजारों साल तक प्रोसेस सॉइल में कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक, अब मान लो कि कोई सॉइल की होराइजन बन गई। ठीक है, होराइजन बन गई। अब इस होराइजन की कोई यूनिक प्रॉपर्टी होगी, मतलब कोई एक इसके बारे में कोई खास बात होगी। अब खास बात मान लो हो सकता है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें बेसेज वगैरह बेस सेचुरेशन इसका ज़्यादा है। ठीक है, कोई एक खास बात होगी और इस खास बात को हम मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे कि हम बोलेंगे भाई इसमें ऑर्गेनिक मैटर 1% से ज़्यादा है, या हम बोलेंगे बेस सेचुरेशन 50% से क्या है, ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि डायग्नोस्टिक होराइजन क्या हुआ? डायग्नोस्टिक होराइजन आपकी वो होराइजन हुए जो बहुत टाइम पे धीरे धीरे होराइजन बने, और इन होराइजन की कोई एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी और उस यूनिक प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकेंगे। ठीक है, अगर अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊं कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप एकदम क्लियर कट आपको डेफिनेशन याद हो जाती। ठीक है, तो दिस इज डायग्नोस्टिक होराइजन। अगर ये सरफेस में बने तो इसको हम बोलेंगे क्या, सरफेस डायग्नोस्टिक होराइजन। अगर ये थोड़ा सब सरफेस में नीचे की तरफ ये काम हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सब सरफेस डायग्नोस्टिक होराइजन। ठीक है, सरफेस वाले को हम लोग एपिपिडोन्स भी कह देते हैं और सब सरफेस वाले को हम लोग एंडोपिडोन भी कहते हैं, एंडोपिडोन्स। तो यहाँ क्या पूछा है, सब सरफेस यानी एंडोपिडोन वाला आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा ये ध्यान में रखना, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक होराइजन की बात करी, ऑर्गेनिक मैटर और बेस सेचुरेशन वाला, ये आपका मौलिक डायग्नोस्टिक होराइजन होता है। इतने टाइम में इतना ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर जाएगा। चलो न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया। न्यूट्रिएंट तो देखो मैंने एक बार बहुत पहले एक बार सेशन लिया था और उसमें न्यूट्रिएंट के जितने अलग अलग स्टेट एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछे ना, वो सारे इंक्लूड किए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये कोई भी एग्जाम आप उठाओगे तो न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन उसमें हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। फील्ड में आपको ये चीज़ जो है एक्चुअल में दिखती है आंखों से। द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर इन प्लांट कॉजेस विच डिसीज, कह रहे कि भाई कॉपर की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज दिखेगी, डाईबैक, खेरा, विपटेल या अर्ली ब्लाइट डिसीज। तो देखो भाई कॉपर की डेफिशिएंसी से एक डिसीज मिलती है जिसको हम कहते हैं एक्जेंथीमा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। उस डिसीज को हम एक्जेंथीमा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉपर जो है वो रिक्लेमेशन डिसीज भी करता है, रिक्लेमेशन डिसीज। ठीक है, जैसे कि आपका राइस है, ओट है, मतलब सीरियल में करता है ये आपका रिक्लेमेशन डिसीज। इसमें कई बार जो प्लांट है वो सीड फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं कर पाता, सीड उसमें बनना बंद हो जाता है। ठीक है, पर अभी बात हो रही है एक्जेंथीमा की, तो एक्जेंथीमा या फिर डाईबैक ऑफ सिट्रस। ठीक है, डाईबैक ऑफ सिट्रस में देखने को मिलता है आपका। ठीक है, तो डाईबैक क्या है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किसकी कमी से होगा, जो आपका यहाँ कॉपर की कमी से होगा। खेरा डिसीज सबको पता है जिंक की कमी से होगा, और विप्टेल डिसीज मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एक आंसर जाएगा क्या, ए ऑप्शन डाईबैक, जिसको एक्जेंथीमा भी कहा जाता है। चलो रिक्लेमेशन डिसीज तो चलो आपका कॉपर की उससे होता है, पर एक होता है रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट, वो अलग है, वो कॉपर नहीं है। अब रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट कौन सा है ये जरा आप लोग बताओ मुझे एक बार। अब देखो क्या कह रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन आसान ही आए हैं, ये भी आसानी क्वेश्चन है, और वही बात है कि अगर आपने बहुत ऊपर से सॉइल को पढ़ा है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है, ये तो आसानी। ठीक है, पर वही बात है कि सॉइल टेस्टिंग वाली चीज़ें कई बार स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में भी तो नहीं पूछता। ठीक है, पर पढ़ना जरूरी है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहे कि हु गेव द DTPA एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डिटर्मिनेशन मेथड इन सॉइल। कह रहे DTPA माइक्रोन्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करने का, सॉइल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पड़े हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब मोस्टली यहाँ पे आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक की बात हो रही है। तो ये जो सॉइल हम लोग सैंपल लेके आते हैं उसमें हम ऐसा क्या एक्सट्रैक्टेंट डालें कि आपका मतलब उसमें हम DTPA डालते हैं, और DTPA क्या करेगा, इसको सॉइल से बाहर लेके आएगा, सॉइल आपका सॉइल से बाहर लेके आएगा, सॉइल से बाहर लेके आएगा तभी हम मेजर कर पाएंगे भाई सॉइल में कितना प्रेजेंट था। ठीक है, तो भाई DTPA क्या हुआ, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। मेन काम क्या है DTPA का, भाई DTPA बनाता है चिलेट्स। अब चिलेट्स क्या होता है, ये बात की बात है, अब थोड़ा और केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमें, पर वो अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये जो आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक हैं, ये भी बनाते हैं क्या, चिलेट्स बनाते हैं। ये जो मेटल है इनकी खास बात है कि थोड़े चिलेट्स वाले बॉन्ड बनाते हैं। आप चिलेट्स बस ये समझ लो कि कुछ स्ट्रॉन्ग से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये DTPA इनके साथ चिलेट्स वाले बॉन्ड बनाएगा और इनको सॉइल से बाहर खींच के लाएगा। तो DTPA वाला जो मेथड है ये दिया था लिंडसे एंड नॉर्वल ने 1978 में। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, लिंडसे और नॉर्वल हो गया, और 0.005 मोलर DTPA का यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये है चिलेटिंग एजेंट। उसके अलावा
हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बड़ा महंगा आता है और पूरा कंप्यूटर वगैरह सब वहाँ पे लगा होता है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इसकी वजह से, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे DTPA की बात होगी। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच वन इज नॉन एडिबल ऑयल केक। आसान क्वेश्चन है, अभी तक कुछ ऐसा टफ आया नहीं है, ठीक है। हाँ अब पढ़ रखा है तो तभी आसान है ना। तो नॉन एडिबल ऑयल केक कौन सा है भाई, कोकोनट का, रैपसीड मस्टर्ड का, ग्राउंडनट का या कैस्टर का। भाई एडिबल नॉन एडिबल का ये मतलब नहीं है कि ये जैसे ग्राउंडनट का यहाँ पे ऑयल केक की इमेज लगाई है, ठीक है। अब भाई ग्राउंडनट का जैसे हम बात करें तो ये एडिबल होता है, कोकोनट का भी एडिबल होता है। एडिबल मतलब ये नहीं कि आप इसको खाओगे, आप थोड़ी ना खाओगे भाई, कौन खाएगा, कैटल खाएगा। कैटल के लिए एडिबल या नॉन एडिबल है। तो भाई कोकोनट, रैपसीड मस्टर्ड हो गया या ग्राउंडनट हो गया, ये तो कैटल खा लेते हैं, ठीक है। अब भाई ऑयल केक क्या है, मस्टर्ड का हमने पूरा प्रेस करके उसका ऑयल कंटेंट निकाल लिया, उसको हमने मार्केट के लिए अलग कर दिया, पर जो मस्टर्ड का वो रेसिड्यू बच गया, ठीक है, उसी को सुखा लेंगे और सुखाने के बाद उसको ऑयल केक बन जाता है। अब अगर कैटल खाएगा तो उसको खिलाएंगे, कैटल नहीं खाएगा तो उसको हम एज अ मैन्योर फील्ड में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्टर केक को कैटल नहीं खाता, प्रिफर नहीं करता है, तो कैस्टर केक जो है यहाँ पे आपका नॉन एडिबल के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जो मैं बता रहा हूँ। एक तो एग्जाम्पल कि नॉन एडिबल और एडिबल में कौन कौन से केक आते हैं, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिएंट कंटेंट स्पेशली उनके तो याद करने ही करने जिनमें सबसे ज़्यादा है, जैसे सेफ्लावर, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपसे, सेफ्लावर हो गया, कैस्टर हो गया, थोड़ा न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, ज़्यादा होगा, ठीक है। एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, देखो एक चीज़ आपको और मिलेगी, एक वर्ड मिलेगा अनडिकोर्टिकेटेड। देखो अनडिकोर्टिकेटेड दो जगह पे है यहाँ पे, ठीक है। तो अनडिकोर्टिकेटेड वाले कभी भी कैटल नहीं खाते हैं, क्योंकि अनडिकोर्टिकेटेड मतलब कि ये जो सीड है इसके ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर हस्क एक लगा हुआ है, ठीक है। तो हस्क वाला जो है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, अनडिकोर्टिकेट है। ये लेयर को हमने रिमूव नहीं किया तो इसको कैटल नहीं खाएगा। अगर हम इस लेयर को रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा आपका डिकोर्टिकेटेड, जिसको कैटल क्या करेंगे, खाएंगे, एडिबल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना ग्राउंडनट केक का, और आपका कहाँ गया, ये रहा सेफ्लावर केक डिकोर्टिकेटेड, कि इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, ज़्यादा है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। बाकी टेबल आपके सामने है, जितना याद करना चाहो कोई कमी नहीं है। चलो भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बना हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, विच ऑटोट्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भाई कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपका ऑक्सीडेशन वगैरह करके एनर्जी ले लेता है, ठीक है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और इस ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी इसको खुद के लिए यूज करेगा, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना जो है ये केमिकल एनर्जी को ही यूज करता है, ये आपका हिट्रोट्रॉपिक नहीं है जो जिसको ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेना पड़े या कहीं और से लेना पड़े। देखो यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रिफिकेशन की, जो आपका अमोनियम आयन है और इसको हम ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं, क्या, नाइट्रेट बनाते हैं। नाइट्रिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एक नाइट्रोसोमोनाज बैक्टीरिया करता है और एक नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया के यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, ठीक है। तो भाई ये दोनों इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनाज एंड सेकेंड इज नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो पहले आपका नाइट्रेट तो मैंने बना दिया, पर पहले आपका यहाँ पे नाइट्राइड भी बनेगा, NO2-, और नाइट्राइड से फिर आगे जाके नाइट्रेट बनता है, ठीक है। ये सारी स्टेप पता है आपको। अमोनिया से नाइट्राइड बनने में नाइट्रोसोमोनाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होगा, नाइट्राइड से नाइट्रेट बनने में नाइट्रोबैक्टर का यूज होगा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम्पल हैं किसके, कीमो ऑटोट्रॉप्स के। कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब समझ आया कुछ, कि ये जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रही है या ये जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, इससे जो भी एनर्जी आएगी उसी को एज अ न्यूट्रिएंट ये यूज करते हैं, कौन, आपका नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, या इनको शॉर्ट में बोलूँ तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन लिखी है वो इसी की बात करी हुई है कि ये केमिकल एनर्जी से क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है। कीमो मतलब केमिकल, ठीक है। ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉपिक मतलब वो न्यूट्रिशन की बात कर रहा है यहाँ पे। जिप्सम इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल। तो अब इससे आसान क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या आपसे। देखो स्लाइन सॉइल को रिक्लेम करने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है लीचिंग को, कि पानी डालो और सोल्ट, नमक जो भी है उसको पानी में डिजॉल्व करके सॉइल से रिमूव कर दो, लीच डाउन कर दो।
एसिडिक सॉइल्स को रिक्लेम करने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है क्या, लाइमिंग, कि भाई लाइम यानी चूना डालो, लाइम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, ठीक है। लाइम क्या होता है आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, ये कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स, या फिर बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है ना। अभी देख के दिमाग घूम रहा होगा जिसने पहली बार देखा होगा कि क्या क्या लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, बट ये आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा याद करना भी आसान होता है। तो लाइम में आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें आती हैं। सोडिक सॉइल की बात करें तो भाई यहीं पे तो जिप्सम का रोल होता है, ठीक है। जो भी आपके सॉइल में सोडियम प्रेजेंट है उसको जिप्सम का जो कैल्शियम होगा वो रिमूव करता है, ठीक है। आपके जो सॉइल के साथ सोडियम जुड़ा है, कैल्शियम आ जाएगा सॉइल के साथ और सोडियम को भेज देगा सल्फेट के साथ, ठीक है, और फिर सोडियम और सल्फेट आपस में मिलके सॉइल से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर जिप्सम किस में यूज होगा आप सबको पता है, सोडिक सॉइल के अंदर होगा, जिप्सिफिकेशन का प्रोसेस है यहाँ पे पूरा। चलो भाई, इस क्वेश्चन के बाद देखो क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज हाईएस्ट टोटल पोरोसिटी। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आप बोलोगे कि बहुत इन्होंने टफ पूछ लिया, एकदम बाहर से पूछ लिया, ठीक है। अभी तक सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज हाईएस्ट टोटल पोरोसिटी, सबसे ज़्यादा पोरोसिटी किसकी होगी, सैंडी, क्ले, सैंडी लोम या लोम सॉइल की। अब इसके लिए भाई सॉइल की 12 टेक्सचर क्लास होती हैं, तो उसका आपको आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है, टेक्सचर क्लास, ठीक है, इसका आइडिया होना चाहिए। इससे भी मैंने देखा है कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपके यहाँ मतलब किसी भी स्टेट एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब इस 12 टेक्सचर क्लास का अगर आइडिया है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर नहीं भी आइडिया तो थोड़ा सा तो आइडिया लगाओ। आप सबको पता होना चाहिए कि सैंड में हमेशा पोर्स होते हैं कम, ठीक है, और क्ले में अगर हम पोर्स की बात करें तो क्ले में पोर्स होते हैं क्या, ज़्यादा। इतना पता है आपको, ठीक है, नहीं पता तो जान लो कि सैंड में पोर्स हमेशा कम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोर्स की अगर हम बात करें, और क्ले में होते हैं ज़्यादा, ठीक है। चलो यहाँ पे आंसर तो आपका बी जाएगा, बी क्या तो एकदम सही है, क्ले लोम सॉइल, पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये नहीं देखना कि भाई क्या आ गया, एक बार आपको ये देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, देखना ही पड़ेगा। सैंड, लोम, सिल्ट एंड क्ले, ये चार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सीक्वेंस है यहाँ पे थोड़ा सा याद करने का ट्राई करो। अब देखो भाई सैंड ऊपर है, लोम नीचे है, पर यहाँ पे जब अभी आपका टेक्सचर की हम बात कर रहे हैं तो नाम में देखो क्या हो रहा है, आपका लोम वाला पहले आएगा, लोमी सैंड, और उसके बाद आपका सैंडी लोम आ रहा है, जो नीचे है वो पहले ऊपर आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ भी ऐसी है, सिल्टी लोम आ गया, और यहाँ भी ऐसी है आपका क्ले लोम आ गया, ठीक है। आपको मतलब इतना तो एटलीस्ट ध्यान में रखना ही है, उसके अलावा बाकी भी आपको पढ़ने हैं, पर इतना याद करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। कैसे आसान है, जो सैंड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो आपका जो ऊपर वाला है पोर्शन है वो हमेशा बाद में आएगा, वो हमेशा क्या हो रहा है आपका बाद में आएगा। यहाँ पे आपका क्ले लोम आ गया, ठीक है। तो ये वाला टेबल एक बार देख के जरूर जाना, थोड़ा ये भी याद करना पड़ेगा आपको, स्पेशली जो सिल्ट क्ले लोम वाली चीज़ें हैं कि किसमें आपका यहाँ पे क्या क्या सैंड, सिल्ट और क्ले का कंटेंट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल है, 12 टेक्सचर क्लासेस जो है उसकी बात हो रही है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है कि टेंसियोमीटर यूज टू मेजर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कैन बी यूज्ड अप टू विच सॉइल मॉइस्चर टेंशन। टेंसियोमीटर की बात कर रहा है, देखो टेंसियोमीटर की अगर हम लिमिटेशन की बात करें ना, टेंसियोमीटर तो आपका ये रहा भाई, टेंसियोमीटर बना दिया हमने टेंसियोमीटर, ठीक है। लिमिटेशन मतलब इसकी कमी क्या है टेंसियोमीटर की, टेंसियोमीटर की देखो एक कमी तो क्या है, इसके नीचे यहाँ पे होता है एक पोरस कप होता है, मतलब नीचे आपका यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन होल से पानी निकलता है सॉइल के अंदर, ठीक है। अभी चलो मैं आपको टेंसियोमीटर का पूरा प्रिंसिपल डिस्कस नहीं कर रहा, इसकी लिमिटेशन बता रहा हूँ बस, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ से पानी निकलेगा। अब दिक्कत ये है कि अगर आपने इसको क्ले सॉइल के अंदर यूज किया या फिर अगर सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा था, तो ये दोनों चीज़ें इन पोर्स को ब्लॉक करेगी और पानी ढंग से बाहर नहीं निकलेगा। तो पहली चीज़ तो आप इसको क्ले या सॉल्ट वाली सॉइल में यूज नहीं करते हो, सैंडी सॉइल में इसका यूज करना हम प्रेफर करते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या है, ये आपका सिर्फ 0.85 बार तक ही पोटेंशियल को मेजर कर सकता है, ठीक है। 0.85 बार ही क्या है इसकी लिमिटेशन है, पर आपके सॉइल के अंदर जो अवेलेबल वाटर होगा वो 0.85 बार तो क्या 15 बार तक प्लांट जो है अपटेक कर सकता है, ठीक है। बात की बात है, पर आपके टेंसियोमीटर के लिमिटेशन में आपको बस 2 से 3 चीज़ पता होनी चाहिए कि क्ले और सॉल्ट वाली दिक्कत है, और दूसरा सिर्फ 0.85 बार तक ये मेजर आपका यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर को कर सकता है,
ठीक है भाई, तो ये हैं यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। तो मतलब देखो, अब मैं ज़्यादा इलोबरेट करता हूँ तो फिर आप लोग को भी होता है कि क्या इलोबरेट बहुत ज़्यादा ही कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं इलोबरेट भी करना चाहता था, पर फिर भी जितना ब्रीफ हो सकता है उसको उतना ब्रीफ भी रखना चाहता था, ठीक है। तो ये हो गई बात। हाँ, उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो कोई डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सर को कॉल करिए और इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप या कॉल से जैसा मन है वैसा ले लो, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके यहाँ पे तैयारी, 1 साल पड़ा है तो बड़े अच्छे से तैयारी करो। ये एग्जाम निकल गया, वेल एंड गुड, नहीं निकला तो तैयारी इतनी अच्छी होगी तो कोई एग्जाम तो निकलेगा, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन के अंदर।